सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनके उनकी एज है, ठीक है, अभी अगर वो 86 का हो गया, उसकी शादी नहीं हो गई, उसके बाद उसका कोई भी नहीं दुनिया में, उस टाइम तो सेल्फ लो का क्या मतलब रोल होगा, क्योंकि वो तो चल भी नहीं पा रहा है। तो उस एंजाइटी से वो डरता है कि मैं अगर अभी सेल्फ लो करूंगा, सब कुछ खुद करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो क्या करेगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों से डर सुना है ऐसा। 86 में सिक्योरिटी के लिए, वही मेरे को 86 की उम्र में सिक्योरिटी चाहिए। उस सिक्योरिटी को पाने के लिए अगर मैं डेस्परेट होकर, परेशान होकर, मैं अपनी लाइफ के जो मेरे प्राइम ईयर्स थे, मान लो किसी की एज शुरू होती है 30 से, कि चलो ठीक है 30 तक पढ़ लिए, नौकरी लग गई, नौकरी नहीं लगी तो मैच्योरिटी आ गई समहाउ, ठीक है 30 में हमने शादी कर ली। अब कोई इंसान 30 साल की उम्र में डेस्परेट होकर शादी कर रहा है, क्योंकि उसको डर है, वो डर में आके शादी कर रहा है, समझदारी में आके नहीं कर रहा, प्यार में आके नहीं कर रहा, रियल क्वेश्चन नहीं पूछे सामने वाले पार्टनर से, अरे उम्र हो रही है, उम्र हो रही है, शादी करनी है, शादी करनी है। उन्होंने ये बात सोच के 30 में शादी कर लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे प्रतीक्षा जी, मेरे पास अभी जितने 1 टू 1 सेशन आ रहे हैं, जो लोग 50 से ऊपर के हैं, 55 में हैं, 60 में हैं, मैं अगर आपको डिटेलिंग में बताऊं ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मैंने एक बार ग्रुप में शेयर किया था, वो लेडी ना अभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि उनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, और वो दवाइयां ले रही है डिप्रेशन की, तो वो सो जाती हैं सेशन के टाइम तक। कहती है मैं रिटायर्ड प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, मैं बैंक की मैनेजर रह चुकी हूँ, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, मेरा पति है बढ़िया है, मर गया, नार्सिस था, मेरे को कभी अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया, कभी मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा मेरे अंदर गलतियां निकाली, मैं हमेशा सफर करती रही। उस लेडी के पास अपनी पूरी 30s, 40s, 50s और 60s की कोई अच्छी याद नहीं है, सिवाय एक्सप्लॉयटेशन की। और वो बंदा चला गया, एंड नाउ शी इज सेइंग कि मेरे बच्चे मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। नोबडी इज टेकिंग केयर। अगर आपको बुढ़ापे की चिंता है, प्लीज वृंदावन जाओ। इतनी विधवा महिलाएं हैं, ग्रुप में रहती हैं वहां पे, इंतजार करती हैं कि कोई भक्त आ जाए, रोटी दे जाए, कपड़ा दे जाए, क्योंकि ये महिलाएं मर्जी से नहीं गई है, या तो इनके पति मर गए, या इन पतियों ने घर से निकाल दिया, या फिर बच्चे उनको वहां पे छोड़ के आ गए। आपको इतने वृद्ध आश्रम मिलेंगे। कल परसों ही मैं स्क्रीनशॉट भेजने वाली थी, फिर मैं किसी और काम में घुस गई। स्क्रीनशॉट क्या था कि दंपति, पति पत्नी दोनों एक घर में मरे हुए पाए गए, पिछले 10 दिन से उनकी लाश सड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले आज तक की न्यूज पे आया था कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया सेट हो गए हैं। एक बाप जो स्कूल का प्रिंसिपल रहा, वो दिल्ली के एक घर में सड़ के मर गया। वो उसकी पैंट में पता नहीं कितनी बार उसने लेटरिन करी होगी, वो पैंट इतनी उसकी सख्त हो रखी थी, पड़ोसियों ने किसी एनजीओ ने रेस्क्यू करके उसको वहां से निकाला है। गारंटी नहीं है, शादी कोई गारंटी नहीं है कि कोई आपकी सेवा कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में तो वैसे भी नहीं है। पहले तो सामाजिक दबाव ज्यादा था, पहले सोशलाइजेशन बहुत स्ट्रांग था, सामाजिक दबाव था, कृषि आधारित समाज था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। आज लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, इंडिविजुअल नेचर ज्यादा आ गया है। अब लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रिश्तेदारों से, समाज से, कोई कुछ बोलेगा तो भौंकता रहेगा। पहले लोग सामाजिक दबाव की वजह से सेवा कर लिया करते थे, कि समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे कि इनके पिता अकेले सड़के मर गए, लेकिन आज उस तरीके का दबाव नहीं है। और प्यार प्रेम बहुत कम लोगों में है। बट आप देखो ना, मैं आज भी सेशन में बोल सकती हूँ, अगर हम सेशन में 40 लोग हैं, कम से कम 15 लोग ऐसे होंगे जिनको अपने पेरेंट्स से बहुत शिकायतें हैं। और आज इनकी शिकायतें रिजोल्व हो गई तो ठीक है, वरना यही शिकायतें टाइम के साथ साथ नफरत में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो पसंद नहीं करते हैं अपने माँ बाप को, अलग रहना चाहते हैं। तो जितना सुहाना दूर से नजर आता है ना, उतना है नहीं। कोई शादी, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी है किसी दूसरे इंसान के साथ रहना, मेल हो फीमेल हो, बच्चे पाल लिए, अब उनका दाना दाना जो चुगना है, पढ़ाई है, लिखाई है, सारे काम करना। एंड यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। तुमको तो पता भी नहीं तुम 86 पे जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, अगर कोई इंसान 86 को आधार बना के क्वेश्चन कर रहा है, हमें तो यही ना पता कि मैं, मुझे खुद नहीं पता मैं 86 तक जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। मैं तो खुद मेरी माँ से बोलती हूँ कि मम्मी अगर मैं 50-55 भी जी ली तो मुझे बहुत लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आधार क्या है? ये आपको यही नहीं पता कि आप 80 तक जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। और भाई अगर तुम 80 तक जी गए, तो भाई ये भारत में एलआईसी
या लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीजें ग्रो कर रही हैं। भारत में सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। अब है कुछ ऐसा कि आपको मेडिकल हेल्प मिल सकती है। यूएस जैसी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर कोई फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है। वहां पे तो बहुत लोग जल्दी जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। वहां पे लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ओल्ड एज में उनको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो आ रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं उनका। ठीक है, आपके पास पैसा होना चाहिए उस चीज के लिए। आप और पैसे के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई के लिए शांत दिमाग और क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए एक बढ़िया माहौल होना चाहिए जहां से आप क्लैरिटी ले पाओ। ठीक है, स्पष्टता चाहिए, शादी नहीं चाहिए। शादी किसी चीज की गारंटी नहीं। अरे आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जितनी महिलाओं के साथ 1 to 1 सेशन किए, 100 महिलाओं के साथ किए होंगे, 60 से 70 महिलाएं सेपरेशन में, डाइवोर्स में रह रही हैं। क्या इन्होंने शादी नहीं करी थी? वो शादी एक अलग लेवल पे ट्रॉमा देके गई है, वो अलग से फाइनेंशियल बर्डन देके गई है, वो अलग से सोशल जो टैबू है या सोशल स्टिग्मा देके गई है, वो अलग से। तो शादी, पहले पता है लोग क्या बोलते हैं, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। फिर जब शादी होने के बाद वही दो लोग जो मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, जो लड़ रहे होते हैं, फिर बोलते हैं बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। ना शादी गलत है, ना बच्चा पैदा करना गलत है, लेकिन सही इंसान होना बहुत जरूरी है। जो इंसान अंधविश्वास में आके काम ना करे, जो इंसान आंखों पे पट्टी बांध के काम ना करे। ठीक है, हमको नहीं पता हम कितने साल तक जिएंगे। और जो इंसान समझदार होगा ना, जो इंसान समझदार है, वो अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा भाई। और जो इंसान समझदार होगा, शांत होगा, उसके पास होंगे लोग। मैं ये नहीं कह रही कि पत्नी के रूप में ही होंगे, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, रिश्तेदार मैम, जान। हाँ आप जी, बोलिए आप सुजाता जो जी। भी बोलते हैं कि ना हम लोग अकेले रह जाएंगे, ये डर रहता है, माता पिता को भी डर रहता है कि बच्चे कहीं चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जो हमारी कंडीशनिंग है ना, वो इस लेवल को उन्होंने नहीं बनाते। क्योंकि जब वो बच्चे छोटे होते ना, वो अपनी जो मर्जी वो चलाते हैं, बच्चे को सही तरह से उनके जो वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना जो वो नहीं करने देते। मतलब वो ऐसे एक रिश्ता बना देते हैं कि बच्चा जब खुद इनकम करने लगता है ना, वो खुद दूर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि आप अभी बुढ़ापे पे बोल रहे हो कि बच्चा मेरे पास आए, लेकिन आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि बचपन से आज तक मैं उसको इतना प्यार करूं कि वो मुझे छोड़ के ही ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर अब्रॉड पे भी है बच्चा, अगर आपको दिल में चाहता है तो कहीं से भी जुगाड़ करके आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है कि हम वो रिश्ता ही नहीं बनाते। कुछ लोग इतना हायर पोस्ट पे होते हैं, उस वक्त तो अपना ईगो पकड़ के रहते हैं, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तब घर वालों को पूछते हैं, अपने रिश्तेदार को पूछते हैं, तब तक कोई नहीं रहता। तो क्या होता है, ये सिस्टम पहले से ही रहता है, लेकिन हमको रियलाइज कब होता है, जब हम बेड पे पड़े होते हैं तभी रियलाइज होता है। तो ये जो रियलाइजेशन है, आप पहले से कर लो ना। आप अभी से लोगों की मदद करो, उनसे अच्छी तरह से बातें करो। और ये अकेलापन रही नहीं रहेगा जब तक आप एक रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहे। हम रिलेशन कब क्रिएट करें, एक मतलब का रिलेशन क्रिएट करें, या उससे कुछ मिलेगा तभी जाके करेंगे। उसका थोड़ा बड़ा घर है, हाई सोसाइटी है, तभी हम छोटे वालों को पूछेंगे नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो इसका जो शुरुआत है ना, आप अभी से करो। आप क्यों 60-70 में जाके उसको शुरुआत करोगे? अभी से करो। अभी से करोगे तो जाके आपको सही मदद, और लोग मदद करते हैं, ऐसा भी नहीं कि लोग मदद नहीं करते। मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं उसकी मदद गलत जगह ना हो जाए, इसीलिए लोग मदद नहीं करते। लेकिन हमारे मदद करने का कैपेसिटी सब में है। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी लेडी, दादी भगवानी नाम उनको बोलते थे। उनके हस्बैंड क्या है ना, फौज में थे, फिर वो एक्सपायर हो गए, तो इनको पेंशन मिलती थी अच्छी खासी। पुराने टाइम के फौजी थे। इनके बेटा बहू हमेशा से अलग रह रहे, कभी बनी नहीं। ठीक है, बेटा बहू अलग रह रही है, अलग रह रही थी अपने मकान में। शी वॉज वेरी एक्टिव। जब तक वो 60-65 की थी, वो सुबह डेली हमारे कुल देवता का मंदिर है, बाल्टी लेके जाती थी, मेरे को मीना मीना कह के बोलती थी। हे मीना, तू तो पढ़ती ही रहती है। हे मीना, तू तो बहुत होशियार है, ऐसे करती रहती थी वो। ऐसे छत पे आती थी कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, तो मैं छत पे कुछ ना कुछ करते हुए मिलती थी, पढ़ते हुए, कुछ ना कुछ और करते हुए। चाहे मैं सिलेबस का ना पढूं, लेकिन मैं किसी न किसी चीज में एंगेज रहती ही थी। वो मेरे को देखती रहती थी, उनको लगता था मैं चौबीसों घंटे पढ़ती हूँ, मैं सोती भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन होता ऐसा था, वो जब भी मुझे देख रही होती थी, मैं पढ़ ही रही होती थी कुछ ना कुछ उस टाइम पे। ठीक है, तो उनको तो लगता था, लाइक मेरे पापा का नाम संजय है, संजय की छोरी ना पढ़े जाए, उनका ये स्टेटमेंट रहता था। वो जब तक फिजिकली एक्टिव थी ना, मंदिर मंदिर जा रही थी, सारे काम कर रही थी। फिर एक ओल्ड एज आई उनकी। अब हमारे पड़ोसियों ने उनको बोला कि एक काम करते हैं, हम आपके लिए काम वाली लगवा देते हैं,
झाड़ू पोछा कर जाएगी, आपको नहला देगी और आपको रोटी पानी बना के चली जाएगी। वो बंदी इतनी कंजूस, उस बंदी कंडीशनिंग है ना, पैसा खर्च खुद के ऊपर नहीं कर सकती, पोता पोती को दे हाँ देंगी, वही कंडीशनिंग हो जाती है। लड़की को लल्ला को पैसा दे देंगे, जो लल्ला ऑलरेडी फौज में लगा हुआ है, 1 लाख की सैलरी लेता है। वो लल्ला 6 महीने में एक बार आएगा, गाड़ी में बैठा के इसको बैंक में लेके जाएगा, ये अंगूठे लगाएगी, वो पूरी 6 महीने की पेंशन निकाल के अपने घर चला जाएगा, इसको यहाँ पटक के चला जाएगा। ये सलवार में लेटरिंग कर रही थी। जब ये बिल्कुल सड़ गई, पड़ोस में बदबू आने लग गई, सामाजिक रूप से लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि भाई तुम्हारी माँ, तुम पेंशन तो लेके चले जाते हो, वो बेचारी सड़ रही है। सामाजिक दबाव की वजह से उसको यहाँ से उठा के, उनका खेतों में घर है वहां पे लेके गए, घर से बाहर एक सेपरेट रूम है उसमें रखा उनको, पंखा तक नहीं था वहां पे, ठीक है। अब दुनिया को ये भी दिखाने साफ सफाई करे, जो समर्सिबल की नाली होती ना, वो नाली से उनको छिड़काव किया जाता था ताकि उनकी लेटरिंग वेटरिंग सब साफ हो जाए, कपड़े वपड़े साफ हो जाएं। कभी उनको खाना दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता, खाती है तो हगती है, ये बोलते थे। ये उनका बुढ़ापा था। उस लेडी में ये कंडीशनिंग होती, थोड़ा खुद के लिए प्रेम होता, थोड़ा खुद के लिए सम्मान होता, तो एक 10,000 रुपए ज्यादा नहीं थे। वो बंदी, उस बंदी का गुजारा हो जाता, उसको 10,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता उस लेडी को। और वो लेडी इसके घर पे काम करके जाती है, आस पड़ोस के लोग बैठने आते, बात करने आते, क्योंकि उनको भी एक कप चाय पीने का मौका मिल जाता, इस बंदी का बढ़िया मन लगा रहता। लेकिन कंडीशनिंग क्या, लल्ला को पैसे जाएंगे, अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करूंगी। तो इंसान अपनी जो खराब सिचुएशन है वो खुद करता है भाई, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब पता है वो गोरी चिट्टी महिला काली होके मरी क्योंकि मच्छरों ने खा लिया उसको। जब उसको अंतिम संस्कार हाँ करने गए ना, अंतिम संस्कार करने गए, तब कह रहे थे कि ये दादी पानी तो मच्छरा न खा ली। ठीक है, दैट वाज अ हरियाणवी स्टेटमेंट की मच्छरों ने दादी को निपटा दिया। तो भाई ये आंख खोल के समाज में देखो तो सही, कौन बूढ़ा बूढ़ी सुखी जिंदगी जी रहा है। कभी आना जाना हो ना, एक नोट, एक पेपर, एक वो बना लो, एक डायरी बना लो, देखो कौन बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी पसंद की जी रहा है। तो मैम इसका मतलब यही है कि भाई दुनिया में जो हो रहा है होने दो उसको, आप एक चीज पे मत खुद को इन्वेस्ट करो। दुनिया की रंग बहुत है, आप अपना भी काम करो और एक ऐसा सर्कल बनाओ कि आप खुद में हो। बनाने नहीं और पड़ेगा, सुजाता जी खुद बन जाए, हाँ बनाना नहीं वो पड़ेगा। ऑटोमेटिक, हाँ वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन हम गलती यही करते हैं कि हम जो बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है उसको इंपॉर्टेंट देते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, और इसी वजह से सब गड़बड़ी हो जाती है। और आपने एक बहुत जरूरी बात बोली वो बच्चों के बारे में, कि हम बच्चों को सब्जेक्ट नहीं लेने दे रहे, बच्चे को कुछ करने नहीं दे रहे। हाँ भाई उनको भाई वो बच्चा 13 साल का था, 14 साल का था, तुमने उसकी इतनी इंसल्ट करी, उसके मन में आज तक जहर है, तुमने उस बच्चे को छोटा महसूस कराया, तुमने उसको बेवकूफ बोला। वो बच्चा जब 20 साल का था, 21 साल का था, तुमने उसको इतना गंदा बोला, इतना उसको अपने आप में इतना सिकुड़ा हुआ छोटा हुआ महसूस कराया, उसके मन में आज तक उस बात का जहर है। वो बड़ा कुछ होगा बच्चे तो तो ऐसे हैं मैम, वो प्रॉपर्टी लेना भी मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, आप लोग उस प्रॉपर्टी को रखो। और ये मैंने देख चुकी हूँ कि मेरे जो कस्टमर है उनमें से एक बंदा ऐसा ही था कि वो बोला मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मैं शांति से हूँ। वो ना पीस को चुना, उसने उसने उस प्रॉपर्टी को नहीं देखा। तो काश उसके पेरेंट्स ये चीज देख पाते तो उनका आज हैप्पी लाइफ होता। तो यही विडंबना है कि हम जो चीज हमें देखना चाहिए हम उसको नहीं देखते, हम अदर चीज पे अपना माइंड को चला लेते हैं। समाज है ना, समाज इंसान को मार के रोल को पैदा कर देता है। अरे भाई वो सामने वाला बच्चा सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं, वो जीता जागता इंसान है, कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, सुन लो ना शांति से। वो सामने वाली जो महिला है सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो अपने आप में भी ह्यूमन बीइंग है। तुम उसको इग्नोर करोगे, उसको गंदा लगेगा, उसको बेइज्जती महसूस होगी, और ये दुख उसके मन से हटेगा नहीं अगर तुम उसको इनवैलिडेट करोगे तो। सामने वाला जो बंदा है जिसको तुम पति कह रहे हो, बॉयफ्रेंड कह रहे हो, वो एक जीता जागता इंसान है। वो अगर उसको तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही, वो तुमको नेचुरली प्यार नहीं कर पा रहे, तो कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है बे, खुद को एक चांटा लगाओ। काहे रो रहे हो, क्या चला गया, किडनी है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा लीवर है तुम्हारे पास, फिर काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, जिसको तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है वो इज्जत से आएगा, और नहीं आ रहा तो उसकी ऐसी की तैसी। अकेले मर रहे हैं हम। एक दिन चैलेंज लेके देखो कि आज मुझे अकेले रहना है, खुश रहना है, आप बहुत आसानी से रह पाओगे। कहीं ना धड़कन आपकी ऊपर नीचे हो रही है, कहीं ना किडनी काम करना बंद कर रही है, लेकिन सोच सोच के खुद को समाज की नजर से देखना कि समाज ये कह रहा है कि इस भरी जवानी में तो पति के घर होना चाहिए था और बच्चा पैदा होना चाहिए था। भाई मैं करने ही तो गई थी, ये हो नहीं पाया। ऐसे नहीं है कि मेरी नीयत नहीं थी, मैं अपनी भरी जवानी वहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी,
फिर क्यों ये तलाक जैसी चीजें बीच में आ रही, सेपरेशन जैसी चीजें बीच में आ रही हैं? क्योंकि मैं तो रोल में फिट होने के लिए रेडी थी। सामने वाले इंसान ने मैम पत्नी सामने वाले इंसान ने पत्नी तो क्या, मुझे इंसान भी ना समझा कि अगर वो सामने वाला इंसान परेशान है, रो रहा है, उसको शांति से बैठ के सुन लो। इंसान होने के नाते तो इज्जत दे दो उसको। इंसान होने के नाते भी इज्जत नहीं मिल रही है रिश्तों में। तुम पत्नी होने के नाते इज्जत ना करो, गर्लफ्रेंड होने के नाते इज्जत ना करो, माँ बाप होने के नाते इज्जत ना करो। मैं इंसान हूँ, मेरी भावनाएं हैं, मेरी बातों को सुन तो लो। समझ में ना आए तो दूसरी बात है, तुम मुझे मेरे मुंह पे सुनने से भी मना कर रहे हो। ऐसे रिश्ते चल पाएंगे? और क्या चल पा मैम रहे हैं? जैसे आप डिवोर्स के बारे में बात कर मैं रहे हो ये तो बोलना चाह गाँव रही हूँ में आपसे कि जैसे आपने भी बोला था कि हमें अपनी इज्जत करनी होगी, अपनी वैल्यू करनी होगी, अपनी वर्थ को रियलाइज करना होगा। ये बात सही है कि जब तक हम अपने साथ आसपास के लोगों को देखते हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हाँ हो सकता है हम इनके साथ अपना अच्छा रिश्ता बना लेंगे, तो हम मैनिपुलेशन में जाते रहते हैं क्योंकि हमें वो एक नीड होती है कि अच्छा रिश्ता ही बनाना है हमको। लेकिन हमें ये चीज जब तक हमें ऐसी कंडीशनिंग ना स्कूल में मिलती है, आपने ऐसा बोला था, ना हमें पेरेंटिंग में मिलती है कि हमें अपनी बर्थ रियलाइज हो। जब हम लाइफ की ठोकरों से गुजरते हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा अपने साथ हमने सीखा नहीं है। तो एकदम से खुद पे स्विच हो जाना, एकदम थॉट प्रोसेस में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि होगा हमने अब तक भाई। की जिंदगी एकदम भ्रम में जी है। एक हाँ, सच बात हाँ, है, इसी को बोलते हाँ, हैं। अगर आप 4 दिन पहले क्लासेस में आई हुई होती तो हमने एक लेटर लिखा था, डेथ ऑफ ईगो। जो ईगो है वो हमको समाज से मिला है, कंडीशनिंग से मिला है, और जब ईगो टूटता है तो बहुत दर्द होता है। अभी 5 मिनट के अंदर डोली जी का लेटर लेंगे। डोली जी ने एक पूरा लेटर लिखा है डेथ ऑफ ईगो के ऊपर, अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया उस लेटर में। सुनेंगे हम उसको तब पता चलेगा कि जब वो ईगो टूटता है तो सच में लगता है पूरी जिंदगी भ्रम में जी, पूरी जिंदगी बिन वजह परेशान रहे, तो वो दुख मुझे लगता लगता है। है मैम और रियल ये मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि करने के लिए ना वो प्रैक्टिस जरूरी हाँ, है। हाँ, आप प्रैक्टिस करेंगे नाउ तभी जाके उस कंडीशनिंग से उठ पाएंगे, अब नहीं तो ये नहीं हो क्वेश्चन पाएगा। प्रैक्टिस तो अब ये होनी क्वेश्चन पड़ेगी। मेरे मन में हाँ, ये है कि अभी सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, क्योंकि जितना हमें सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज होगी, उतना हम खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दूर होके एक अपने लिए एक नया इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें हम सहज कंफर्ट के साथ रहेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अभी हम एक ऐसी बात अपने आप से बोल रहे हैं जो कि सपना है, जो सच नहीं हो सकता क्योंकि अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा और खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम उस रास्ते की मंजिल पे ही जा रहे हैं और कभी ना कभी तो हम उसको अचीव कर पाएंगे, उस सपने को। तो अभी तो खुद पे भरोसा ही नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे ये सब। भाई आप नर्सरी वाले बच्चे को ये कह रहे हैं कि बेटा कब तू फराटेदार इंग्लिश बोलेगा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भाई नर्सरी वाले बच्चे को नर्सरी करनी पड़ेगी, केजी करनी पड़ेगी, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास इंग्लिश क्लासेस कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। वैसा ही है, अब हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम इस लेवल पे भी डेवलप इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हम काफी लंबे टाइम से अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं। पहले शायद हम इतने सामाजिक मुद्दों पे इतनी कंडीशन, आज तक हमने कभी किसी सेशन में कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, ईगो का इस्तेमाल भी नहीं किया। जो हमारे नवंबर के, दिसंबर के सेशन हुआ करते थे, जनवरी के हुए हैं, हमने कभी इन चीजों की बात नहीं करी क्योंकि उस समय पर शायद हम अपने सेशंस को उस लेवल पे डेवलप ही नहीं कर पाए थे, हम सीख रहे थे। आज भी हमारे सेशंस लर्निंग फेज में हैं। आपको लग सकता है बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये और ऊपर जा सकते हैं, और गहराई से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और गहराई से लोगों की कंडीशनिंग तोड़ी जा सकती है, लोगों को उन्हीं के मन से आजाद किया जा सकता है। लेकिन नीरज जी टाइम टेकिंग तो है भाई, आज कंसीव करे हो तो लल्ला आज तो नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगे। ठीक है। मैम चेंज द वर्ड, यू कैन से लल्ली। अरे मैं लोगों की कंडीशनिंग को जवाब दे रही हूँ ना, ये तंज कसा है मैंने। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जैसे मेरी एक बार ऐसी बहस हो गई थी कुछ अनपढ़ औरतों से, मतलब मैं कहना नहीं चाहती उन्हें अनपढ़, लेकिन वो थोड़ी गांव साइड की थी।
तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। तो जब मैं गाँव गई तो वो लोग इसी बात पे बहस कर रहे थे कि एक लड़की ने लव मैरिज कर ली हमारे गाँव में, तो अब उसका डिवोर्स हो जाएगा, शादी ज्यादा नहीं चलेगी। तो मेरी इसी बात पे बहस हो गई। तो वो बोलती हैं कि आजकल की लड़कियों का डिवोर्स इसलिए होता है, हम लोगों ने तो सब निभा लिया, लेकिन आजकल की लड़कियां सहना ही नहीं चाहती हैं। मैं उन्हें समझा रही हूँ कि सहना ही क्यों है, तो बोल रही हैं कि आजकल की लड़कियां सहना ही नहीं चाहती हैं, तो आदमी तो छोड़ेगा ही उनका। अब इस तरह की बातें हो रही हैं, बताओ। लेकिन मुझे तो दुख ये लग रहा है कि आप ऐसी मूर्ख महिलाओं को समझाने के लिए गई ही क्यों भाई? नहीं नहीं, समझा नहीं रही थी मैं, मतलब मैं भी वहीं बैठी हुई थी और वो लोग बातें कर रहे थे, तो मेरे को मतलब ये जब मैं थोड़ी छोटी थी तब तब की बात बता रही हूँ मैं, अब तो नहीं करूंगी खैर बहस। ये बात तब की है जब मैं 10th में थी। मुझे मुझे इस चीज की चिंता नहीं वो औरतें क्या बात करके निकल गई, मुझे इस चीज की चिंता है आप उनको समझाने काहे गई? अरे मजाक कर रही मैम हूँ, मेन मजाक कर रही हूँ। चीज मैम मेन चीज दुख इस बात का है कि औरतें खुद भी बदलना नहीं चाहती हैं। भाई उनको नहीं पता है कि वो इंसान है। उनको बचपन से ही बताया गया है तुमको जाके अगले घर लल्ला पैदा करना है, तभी तुम्हारी वैल्यू है। उनको नहीं बताया गया तुम इंसान हो। एक दिन तुमने उनको बैठा के बता दिया ना तुम इंसान हो, वो अगले 4 दिन में तो समझ में आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। वो इंसान है, उनके पास भी दिमाग दिया है। उनको लगता है उनको दिमाग मिला ही नहीं है। उनके पास तो दिमाग का 0.1% है, जिसमें उनको पति पहले अपने बाप की बात माननी है, फिर अपने पति की बात माननी है, फिर अपने बेटे की बात माननी है। तो उनका दिमाग अगर मार्केट में बिकी तो एक एक नंबर माल में बिकी, कभी यूज ही नहीं किया गया ना। और मैम कुछ बेवकूफ लड़कियां ऐसे बोलती हैं, उनके लिए रिश्ता आता है तो बोलती हैं पापा को पसंद है तो हमें भी पसंद है, ये क्या तुक हुआ। अरे भाई देखो, वो उनके स्ट्रगल है ना, दूसरों के स्ट्रगल को अपना नहीं बनाते हैं। आप अपनी लाइफ से लेना देना रखो, ठीक है? अब सिर्फ अपनी लाइफ से लेना देना रखो। पता है क्या है? ओके। सही 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 इंसान बिन वजह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता है, दूसरों का ठेका थोड़ी उठाएगा। अब पता है क्या बात है, मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सीरियसली प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। अभी सेशंस में हम 40 लोग हैं, चाहे तो इस सेशन में मैं 140 लोगों को बुला सकती हूँ, मैं फीस को बहुत ज्यादा कम कर दूं, लेकिन पता है उससे क्या होगा? सेशन की क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि जो इंसान 3000 इकट्ठे कर रहा है ना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और सेक्रीफाइस वही इंसान कर सकता है जो इंसान अपने आप को लेकर कमिटेड है, और वो एक क्वालिटी लेकर आएगा। लेकिन अगर मैंने अगर इसके प्राइसेस को बहुत डाउन कर दिया, या मैंने फ्री में अप्रोच कर दिया ना, फ्रीली अवेलेबल करा दिया, आपको ना इस सेशन में बैठने में घुटन महसूस होगी। आपको लगेगा ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। कहने का मतलब क्या है? मैं ये बात, आप एक माइक ऑफ कीजिएगा अपना। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो बंदियां हैं जो ये कह रही है ना मेरे पापा ने पसंद कर लिया, किसका माइक ऑन है भाई? किसका माइक ऑन है? बंद कीजिए प्लीज। हाँ, तो अगर वो लड़की कह रही है पापा को पसंद आ गया तो मुझे पसंद है, वो एक इल्यूजन में है। वही बंदी पापा को 10 साल के बाद गंदी गालियां देती हुई नजर आएगी, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है। क्यों? क्योंकि फिर सारी जिम्मेदारी पापा की है, और पापा भी चुपचाप सुनेंगे, हमने ही पसंद किया था। ज्यादा दूर नहीं, अभी तो 3-4 दिन पहले ही किसी के साथ सेशन निपटाया है, जिनके मन में अलग ही कुंठा है। अगर किसी को लगता है ना बच्चों में और माँ बाप में बहुत ही प्यार प्रेम है, झूठ बात है ये। बच्चों के मन में जो घाव है वो अलग लेवल के हैं अपने माँ बाप के खिलाफ, बहुत सारे लोगों में। ये बंटवारे क्यों हो रही है, लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? ये कोई ऐसे नहीं ताजे ताजे घाव है। कुछ घाव तो मन में 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं जब बच्चा रोता रोता कहता है आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसा किया। वो हजारों मतलब हजारों साल तो क्या बोलूं है, लेकिन वो हजारों साल पुराने घाव है एक तरीके से। ठीक है, देखो भाई, उस इंसान को नहीं लग रहा कि उसका कुछ लूट रहा है, उसका कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है। उसको तो ऐसा ही लगेगा सब कुछ बढ़िया ही होगा। उसको नहीं पता है कि वो क्या सेक्रीफाइस करने जा रही है। मेरे को वॉइस नोट भेजा था अंजलि जी ने। मेरे को अंजलि जी की एक बात स्टक रह गई, मैडम अपना पेट काट के हम बच्चा पैदा कर रहे हैं सामने वाले का, अपना पेट काट के, अपने शरीर की संरचना बदल के। इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? कि आप अपने शरीर का एक अंग काट रहे हो प्रॉपर, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन से हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो पूरे आपके जननांग की संरचना बदल रही है, आपके पूरे हार्मोन चेंज हो जा रहे हैं, आपका वजन ऊपर नीचे हो जा रहा है। अरे सामने वाला इस लायक तो हो कि आपकी इज्जत कर ले वो।
फिर क्यों महिलाओं में इतना गुस्सा है? जैसे जैसे शादी पुरानी होती है वैसे वैसे महिला गुस्सैल, लड़ाकी, AK-47 लेके घूमती है घर में कि अभी 35 साल का हिसाब चाहिए मेरे को। और पति टाइम के साथ साथ म्याऊं बन जाता है, क्योंकि पति पहले कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में कंट्रोल कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, शोषण कर रहा था। बाद में उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ लगातार रहते हैं तो बाउंड्रीज तो डाइल्यूट हो ही जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि ठीक ठाक रहो भाई। मैम एक क्वेश्चन था। मुझे एक हाँ बात पूछनी थी। जैसे लोग ना कर्मा से रिलेट करके भी बोलते हैं कि अरे ऐसा हस्बैंड मिल गया या फिर ऐसी सास मिल गई या कुछ में, तो उस चीज को ना मतलब पेरेंट्स मिल गए कर्मा से भी कनेक्ट करते हैं कि पास्ट में कर्मा ऐसे होंगे तो ऐसा मिला है, मतलब उस चीज को ना लाइफ टाइम तक लेके चलते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते शायद लाइफ की। मतलब आप कैसे देखते हो इस चीज को, थोड़ा भाई क्लियर कीजिए। मार्केट में झुंझुना बिकेगा तो झुंझुने लेने के लिए कस्टमर भी होंगे ही। ठीक है, अब तुमने आंखें तो खोल के देखे नहीं, सामने वाले बंदे से बात नहीं करी, उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, उससे किसी विषय में बात नहीं करी खुल के। अब वो बंदा अचानक से बेवड़ा निकल आया, दारू पीने वाला निकल आया, लड़कीबाज निकल आया। अब तुमको लग रहा है हाय मेरा कर्मा है ये। भाई तुम 6 महीने साल भर जान लेते उसको थोड़ा। तुमको ऐसी क्या जल्दबाजी थी शादी निपटाने की? तुम जान लेते ना, तुमको पता है इसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। शादी इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैं शादी कर रही हूँ, मुझे इसके साथ 50 साल रहना है, 40 साल रहना है। कम से कम देख तो लूँ ये इंसान है कैसा, रहने लायक है कि नहीं। मुझे पता तो चले औरतों को कैसे देखता है ये, महिलाओं को कैसे देखता है ये, रिश्तों को कैसे देखता है ये, फाइनेंसिस को कैसे देखता है ये। जब मैं किसी ऑड ऑन ऑफ सिचुएशन में हूँ तो मुझे कैसे हैंडल करता है। मेरे को इंसान मान रहा है कि नहीं मान रहा है, सिर्फ लड़की ही मान रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। जब मैं दिल्ली में पढ़ा रही थी, मैं एक फ्लैट में रह रही थी, वहां पे एक लड़की थी, वो कहती है मेरा बंदा मेरे को ये बोलता है तू बस बन ठन के रहा कर, मुझे तुम्हें नॉर्मल देखना पसंद नहीं है। तो बंदे उठते ही मेकअप कर लेती थी वो। उसके बाद 24 घंटे स्ट्रेट रहते थे। और भाई उसको मेकअप करना वो भी बहुत प्यार बढ़िया। में थी ना मैम, क्या? वो प्यार में थी, वो रियल क्वेश्चन कहाँ पूछेगी, वो तो प्यार में थी ना, तो रियल क्वेश्चन कहाँ आएंगे। ये तो बात सच है, लेकिन ये देखिए ना सुजाता जी, भुला ही दिया गया है इस बात को कि वो इंसान है। वो सिर्फ लड़की बन के रह रही है। लड़की तो एक बहुत बड़ी रियलिटी का एक छोटा हिस्सा है ना। वो इंसान है पहले, उसके बाद उसका जेंडर आता है। पहले वो ह्यूमन बीइंग है, बाद में जेंडर आता है। सामने वाले इंसान ने आपको सिर्फ जेंडर ही बना दिया कि तुम लिपस्टिक लगा के ही रहोगे और बाल स्ट्रेट रहने चाहिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली ये जो आप मतलब मैरिज वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो, तो ये हम लोग बहुत बचपन से चीजें फेस कर चुके होते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत पहले देखा था, तो जिस वजह से हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए, मेरा ऐसा रहा कि मैंने उस चीज को करियर में डाइवर्ट कर दिया बहुत ज्यादा। कि मतलब मेरी पूरी लाइफ की अगर इस चीज को हटाना है तो वो पूरी लाइफ सिर्फ करियर बना करके ही हट सकती है। तो पूरा ही हमने उस चीज को उधर वो कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। कोई मस्ती मजाक नहीं, हर चीज खत्म, मतलब बाकी सोशल लाइफ सब चीज खत्म करके सिर्फ अपना करियर पे फोकस कर दिया। अभी मतलब ये है कि वही चीज है कि हमारा बैकग्राउंड वैसा आता है कि वो गांव वाला, वहां उतनी स्टडी नहीं हो पाती, बट उसके हिसाब से हम लोग कुछ एम तक पहुंच गए हैं। लेकिन जितना ड्रीम किया था वहां तक नहीं पहुंच पाई, या कोई एग्जाम था वो रह गया मेरा अभी रिसेंटली। तो उस वजह से मेरे को डिप्रेशन हो गया काफी ज्यादा। तो अभी तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रही हूँ, मतलब मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो वैसा है। तो मतलब करियर को ही अराउंड मैंने लाइफ बना ली बहुत ज्यादा, क्योंकि शादी के अराउंड उस चीज से इतनी नफरत हो गई। इसमें हुआ तो क्या? ये इसमें हुआ ये कि आपके जीवन की सहजता खत्म हो गई। आप अपने साथ इजी रहना बंद हो गई। आपने रिश्ते के फेलियर को बहुत सीरियसली ले लिया, वहां पे मारे गए। इतना सीरियसली नहीं लेना था। जो चीज 2 आने की है उसको 2 आने दो ना, उसको 200 रुपए देने की क्या जरूरत है। करियर जीवन का हिस्सा है। 24 घंटे अगर करियर में घुस जाओगे तो फ्यूल कहाँ से लाओगे? बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। भाई 7 घंटे 8 घंटे एस्पिरेंट के रोल में रहो, बाकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के रहो। जो चटकारे खाने हैं वो चटकारे लो, जो सोना है वो सो, जो खेलना कूदना है वो खेल कूद करो। नॉर्मल स्वाभाविक सहज जीवन नहीं जियोगे तो अपने गोल के लिए एनर्जी कैसे मिलेगी? तुम 24 ही घंटे एस्पिरेंट बन के रहोगे तो तुम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे?
तो सहजता खत्म कर दिया आपने। आपने रिलेशनशिप के स्ट्रेस को करियर के स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। कुछ चीजें सिर्फ रिलैक्स माइंडसेट के साथ ही हो सकती हैं। ऐसा कुछ चीजों को आपकी इंटेंसिटी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट होना है वहां पे। आप डेली का 4 घंटा निकालो, डेली का 3 घंटा निकालो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सोते टाइम, फोन चलाते टाइम, दोस्तों में बात करते टाइम उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, भाई तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा पर्सनल अफेयर, इसको सामाजिक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? हाय मेरे से ये नहीं हो रहा, हाय मेरे से वो नहीं हो रहा। उसमें कर क्या रहे हो आप? आपकी एनर्जी तो खराब हो रही है। जहां जहां सहजता मैम खत्म होगी, मैम जहां जहां इसी टॉपिक पे हाँ मैम बोलिए। इसी टॉपिक पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कुछ बड़े बड़े टीचर्स को मैंने सुना है तो वो बोलते हैं ऐसे कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और इतने इतने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी कंडीशनिंग भी आई थिंक स्टूडेंट के मन में हो जाती है, और मैं भी इस फेज से निकल चुकी हूँ। मैंने भी 2024 में भी एकदम सब ऐसी कमरा बंद करके खूब ज्यादा स्टडी की, और हुआ नहीं तो उससे ज्यादा फिर और डिप्रेशन हो गया था। तो काफी हाँ, सारे बड़े बड़े टीचर्स भी इस चीज को ना बहुत ही इंटेंसिफाई करके बताते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो दोस्त छोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो आई थिंक उस चीज की कंडीशनिंग हो जाती है। हाँ मैम, और एक्चुअली मैं खुद भी एक टीचर हूँ और हम लोग खुद भी यही बोलते हैं बच्चों को मेजरली क्लास में कि सब कुछ छोड़ दो 2 साल के लिए, तो क्योंकि हम लोग जेई नीट पढ़ाते हैं तो वो उसके लिए हम लोग यही चीज बोलते हैं। तो लेकिन मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, मतलब मेरे को खुद ही इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं दोस्तों से मतलब इतना बात करते ही नहीं थे कि हाँ, बनाए ही नहीं दोस्त कभी इतने ज्यादा कि सिर्फ करियर बनाना है। और मतलब जेई नीट वाला ये था कि मतलब मेरे को इस चीज की बचपन से तैयारी करनी थी, बट मुझे वो मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इस फील्ड में एज ए टीचर करियर बनाना है किसी भी तरह से। तो वो हो भी गया, बट उस एक्सटेंट तक नहीं हो पाया जितना सोचा था कि इस एज तक इस जगह तक पहुंच जाना चाहिए। वो चीज ऐसा हो गया कि तो उस बीच में मैंने गवर्नमेंट की तैयारी शुरू कर दी इस करियर को ड्रॉप करके। तो लगा कि वो गलत डिसीजन था क्योंकि वो भी नहीं हो पाया। तो वो चीजें बहुत ज्यादा माइंड में स्टक कर रखी हैं अभी इस टाइम पे, इसीलिए वो मैं मेडिसिन ले रही हूँ अभी तो करेंटली। और अभी मैंने पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी है कि हाँ, जॉब चल रही है, ठीक है, उतना पैसा आ रहा है, ठीक है। वो भी एक कभी कभार छोड़ने का मन करता है। यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पर एक गिल्ट रिलीज लेटर है। वो सेशन है लगभग 1 घंटे का है। उस सेशन को देखिएगा, लेटर लिखिएगा। जो गिल्ट आपके अंदर है, कई बार गिल्ट हमारे अंदर गिल्ट के रूप में नहीं आता, समझदारी का अभाव होता है, एक्सेप्टेंस की हमारे अंदर कमी होती है। हम खुद को बहुत जल्दी गिल्टी ठहरा लेते हैं। वो आपको हेल्प करेगा। और बात रह गई पढ़ाई करने की, पढ़ाई करना भाई एक कला है, एक रिदम है। बिना किसी रिदम के पढ़ाई नहीं होगी। और अगर आप अपने लिए सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस कि आपको अपने साथ एक पॉजिटिव फीलिंग है, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, अगर आप सच में खुद को वैल्यू कर पा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली उन कैजुअल लोगों से हट जाओगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए, हाय हेलो के लिए आए हैं वहां पर। आपका खुद रुझान नहीं होगा हर किसी के साथ चलने का, बैठने का, फिरने का। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी, मुझे मेरा काम करना है। और एक काम करने के बाद एक सच में एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी कि अब ये मेरा पर्सनल टाइम है, जहाँ मुझे मूवी देखनी है या खाना खाना है या सोना है। तो बैलेंस इंसान ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो 16-16 घंटे की पढ़ाई के जो फेमस वीडियोस है, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ये जो 16-16 घंटे पढ़ाई का जो ये कौन कर पा रहा है भाई? भाई 16 घंटे पढ़ाई किसी एस्पिरेंट ने रिवीजन के दौरान कर ली कि पेपर से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले उसको रिवीजन करना था। पेपर बिल्कुल सिर पे है, पढ़ा उसने एग्जाम से 1 हफ्ता पहले कुछ 14 घंटे, 12 घंटे निकाल लिए, तो उसका ये मतलब नहीं वो पूरे साल 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ा है। वो आगरा के हॉस्पिटल में मिलता, अगर वो पूरा साल 14-14 घंटे पढ़ता तो। कोई इंसान 6 घंटे भी बहुत हेल्दी तरीके से, 7 घंटे हेल्दी तरीके से सच में पढ़ाई कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा। कुछ लोग नाटक करते हैं, अपने ही अंदर नाटक करते हैं। किताबों को लेकर बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होता। गर्लफ्रेंड के रोल में ज्यादा घुस जाते हैं, बॉयफ्रेंड के रोल में ज्यादा घुस जाते हैं, बेटी के रोल में ज्यादा घुस जाते हैं, घर बार की चिंताओं में ज्यादा घुस जाते हैं। एस्पिरेंट के रोल में 6 घंटे 7 घंटे रहना था, वो ईमानदारी से रह ही नहीं पाते डेली बेसिस पे। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। बैलेंस इस्टेब्लिश करना एक कला है।
और कला भाई सीखी जाती है, जन्म के साथ तो नहीं आती है। अगर किसी की जन्म से आवाज बहुत अच्छी है, फिर भी उसको रियाज करना पड़ता है गाना गाने के लिए। जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं ना, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो सीखना पड़ता है, प्रेम सीखना पड़ता है। सीखने का मतलब है सामने वाले को देखना भाई, कंडीशनिंग के बिना देखना, वो इंसान है। औरत का शरीर है उसके पास, वो बात अलग है, लेकिन पहले वो इंसान है, उसके पास भी एक डिग्निटी है। ये सामने वाला बेशक से मेरा बच्चा है, 7 साल का है कि 10 साल का है, लेकिन अल्टीमेटली मेरी ये एक सोल है, एक आत्मा है, एक हरा भरा इंसान है। तो इसको बेइज्जत नहीं करना है जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा है, इसको चप्पलों से नहीं पीटना है, क्योंकि आज तुम उसको चप्पलों से पीट रहे हो, ये घाव इसके मन में रह जाएगा, बाद में वो तुमको वैल्यू नहीं कर पाएगा बाप होने के नाते, माँ होने के नाते। तो बैलेंस सीख करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, क्या ये उपयुक्त माहौल है डोली के लेटर के लिए? क्योंकि डोली का लेटर सुनने के बाद आधा घंटा बोलना भी है मुझे। अब 11:09 तो ऑलरेडी हो गया है। भाई ये सेशन आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना है, क्योंकि ये एक बार में कही हुई बात आपके मन में घुसेगी नहीं। ये बात एक बार में आपके मन में घुसेगी नहीं। कुछ चीजों को बार बार खुद को बोलना पड़ता है। जैसे ही समाज आपको बार बार बोलता है, तुम नल्ले तुम्हारी शादी ना हुई, तुम नल्ले तुम्हारा लल्ला पैदा ना हुआ। एक बार नहीं बोली गई वो बात तुमको हजारों बार हजार तरीके से बोली गई है, इसलिए तुम्हारे मन में बैठी है। अब मन में कुछ अच्छा बिठाना है तो उसी अच्छी बात को 1000 तरीके से सुनो, 1000 बार सुनो, तब मन में जाएगी, तब वो अंदर से वो वहम निकलेगा कि जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। डोली जी, और कल काफी लोगों के नाम लिखे थे, उनके क्वेश्चन रह गए, और डोली जी का लेटर है वो रह गया, वो कल ही लेंगे, कल आते ही सेशन में लेंगे फ्रेश एनर्जीज के साथ। अभी कोई मेरे को ये बोलता है कि मैडम फलाने चक्कर रह गए हील होने। भाई तुम्हारा एक चक्कर ठीक नहीं हो रहा है। रूट चक्र इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, बीइंग सिक्योर इन लाइफ। अब भाई और चक्कर पे कैसे जाए जब नीचे वाला ही चक्कर ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो मूल आधार चक्कर, तुम्हारा जो आधार है वो ठीक नहीं हो रहा, दिल वाले चक्कर पे कैसे जाएंगे? और तुम्हारा दिल तो पहले ही पगलाया हुआ है, उसको तो ठीक करने में 1 महीना लगेगा। उसको तो ठीक करने में एडिशनल 1 महीना लगेगा भाई। ठीक है, चलो ज्यादा भड़क नहीं दे रही हूँ मैं क्या करूंगी अब जाके, वही बढ़िया चावल राजमा बना हुआ है, कई दिनों में बना है, खुद बनाया मैंने शाम में। मैं तो जाके मस्त खाऊंगी, 2-4 गाने सुनूंगी, अपनी कट्टू को पपिया दूंगी। कल कट्टू का नहाने का दिन है, शैम्पू वैम्पू मैंने तैयार करके रख लिया है। ठीक है, तो कल मैं अपनी कट्टू के साथ नहाऊंगी, गाने वाने सुनूंगी। जिंदगी बढ़िया चल रही है भाई, शादी का लोड मेरे को ही ना है। बच्चे तो मुझसे इस जीवन में पैदा ही नहीं होंगे, मैंने लोड लेना बंद कर दिया है। मैंने मेरी मम्मी को 2-4 दिन पहले बोला, मम्मी औलाद होने का सुख मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आपने लड़की नहीं अपनी खुला सांड पैदा किया है। क्या खाया था आपने? तो भाई ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों की एक्सपायरी डेट है, हमेशा के लिए धरती पे नहीं है। हम में से कुछ लोग 10 साल के लिए, कुछ 15 के लिए, कुछ 20 के लिए, कुछ 50 के लिए। सबकी टिकट कटनी है। हमको नहीं पता हमारी टिकट कटने के बाद हम कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन किसने कितना खुल के जिंदगी जी, किसने अपने मन की इच्छाएं पूरी करी, कौन कितना सहज भाव में रह पाया, वो मैटर करता है। ठीक है, तो 86 में क्या हो रहा है उसकी रोड मत लो। मुझे एक चीज बोल रही थी। जी बोल दीजिए। और हमारे घर में जो है ना, एक जो सबसे खतरनाक जगह है ना, वो है रसोई। आग फोड़ने के लिए मिर्ची, जलाने के लिए तवा, गरम तवा, उड़ाने के लिए सिलेंडर। तो मैं ऐसी जो है ना, एक दिन ऐसी जो है रसोई में चला गया कि मम्मी काम कर रही थी, तो उनका मूड ऑफ था उस दिन। तो मैंने बोला कि है ना गिलास दे दो पानी का। तो आदत वही मांगने की, कहना खुद से कुछ नहीं लेना। तो मैंने गिलास मांगा पानी का कि दे दो। तो कहने लगी कि है ना बाद में आना, कि दिमाग खराब है। ठीक है, मैंने दूसरी बार मांगा, मैं कहा दे दो गिलास, प्यास लग रही है। तो कहने लगी नहीं नहीं बाद में लो। तीसरी बार मैंने गिलास बोला, पता नहीं किधर से चिमटा आया घूमता हुआ और वो मेरे दाएं हाथ में लगा। पहले तो मैं वहां से निकला। ठीक है, मैंने थोड़ी मरहम पट्टी करी। आप यकीन नहीं मानोगे, अगले 15 दिन में है ना मैं राइट ही हूँ। ठीक है, मैंने उल्टे हाथ से काम करा है, हर हर काम मैंने उल्टे हाथ से करा है। ठीक है, उसके बाद से जो है ना, मैंने जब भी वो होती है तो मैं ना अवॉइड ही करता हूँ जाना। ये ना कहीं पता चला कि आपके कुछ हो रहा गया।
तो मैंने है ना अब ये हालात है कि है ना मैंने पूरी रसोई स्कैन कर रखी है कि किधर क्या क्या रखा है, जो मुझे चाहिए भी नहीं ना, कि मसाले के डब्बे वो लेना देना नहीं है उनसे, वो भी पता है मुझे किधर है। तो अगर आप ऐसी खतरनाक असला बारूद वाली जगह के मालिक हो तो डरना कैसा? लेकिन उनको यूज करना नहीं आता ना, यूज करना नहीं आता। मेन बात ये है ना, वो असला बारूद के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर पाती ना। और ये नौबत ही क्यों आ पा रही है कि आपको असले बारूद के सहारे रहना पड़े? भगवान ने 10 फुट लंबी जुबान क्यों दी है? आधे से ज्यादा दुश्मन तो सही जुबान से मारे जाते हैं। जुबान सही, आप आगे बिल्कुल दुश्मन। सही बोल रहे हो मीनू जी। जो हम फिजिकली हर्ट करके अपना कन्वे नहीं कर पाते ना मैसेज, वो बातों से जो करते हैं ना, वो ज्यादा तरार लगता है एकदम। अरे बिल्कुल, जुबान ऐसी सीधी हो कि कलेजा काट दे इंसान का कि जाओ करा लो अपनी ऐसी तैसी। डर के काहे रहना है बे? मैं तो बोलती हूँ वो कि सब्जी काटने के लिए चाकू की जरूरत नहीं है, जुबान काफी है। ये ये बात तो मेरे को मेरी होने वाली सास बोल सकती है अगर कोई हुई तो, कि भाई बहू ऐसी है, चाकू की जरूरत ही नहीं है। अगर हो पाई तो मुझे ताना यही मिलेगा, अगर नहीं हो पाई, जिंदगी खुले सांड की तरह बीती तो बात अलग है। ठीक है। और ये बात मैं कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी यूट्यूब सेशन के पोस्ट कर दूंगी कि आज मेरी सास ने क्या ताना मारा है और मैंने कैसे डील किया। अगर ऐसे कुछ आया तो। लेकिन मैं उनको शादी करने से पहले अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दूंगी, फिर वो महिला थोड़ी सही तरीके से मेरे साथ रहेंगी। उनको पता तो हो घर में, वो डर जाएगी, डर जाएगी। ये कैसा? उनको पता तो हो घर में, मेरे घर हाँ में क्या लेके हाँ। आ रही है, पता तो हो उन्हें। मुझे कभी कभी लगता है आपको ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा भी जो आपके लेवल का हो। अब मैं धोखे में शादी नहीं करूंगी किसी से, मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, फिर वो मेरे को स्वीकार कर ले नहीं, तो पर ठीक है। आपकी सोच वाला कौन मिलेगा आपको? अरे मिल भाई, जाएगा, मैंने हो यहाँ गया बहुत ना देख कोई लिया झारखंड मैम के जैसा, उनकी में। एनर्जी मैं कैरी करने के झारखंड में, जैसा कोई तो होगा। झारखंड में शादी करूंगी, वो जो इंजेक्शन लगाते टाइम वो बंदा हाथ नहीं छोड़ता है ना, वहां शादी करूंगी मैं। हाँ मिल जाएगा, मैंने बहुत खुद देखे इतने शांत लड़के, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे क्यों नहीं मिलते यार, इनकी शादी क्यों हो गई? क्या बात है, झारखंड में ऐसा माल चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अरे भाई बेखौफ रहो, कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपना नशे पत्ते चालू है। खुश रहना सबसे कुछ बड़ा लोगों को नशा है। अपनी आजादी मुश्किल लग रही है मैम, कुछ लोगों को अपनी आजादी इतनी पसंद नहीं है। अरे हम बिना आजादी हम अरे फ्रीडम भाई, नहीं पा रहे, उन लोगों को मैं आजादी पसंद नहीं। मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि आप लोग है ना, 1 साल छोड़ो, 1 हफ्ता छोड़ो, आप 1 दिन का चैलेंज लो। आज 1 दिन आजाद रहना है, आज एक दिन खुश रहना है। आजाद बाहर से नहीं, अंदर से, मन से आजाद रहना है। कि मन से किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं कोई प्यार कर दे, मन से एक्सपेक्टेशन नहीं कोई मेरे को सीरियसली ले ले, मन से एक्सपेक्टेशन नहीं कोई मेरे को वैलिडेट कर दे। एक दिन कोशिश करके देखो मन से आजाद रहने की, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली मन करेगा। एक दिन अपने आप को किंग क्वीन समझ लो। लेकिन पता है लोग क्या करते हैं, जो लोग लो फील कर रहे हैं वो लो कंटेंट कंज्यूम कर करके स्टेटस पे डालते हैं कि प्यार नहीं मिल रहा। ठीक है, घर घर वालों को घर नहीं मिल रहा, कि पता नहीं बाहर वालों को घर नहीं मिल रहा। अब जैसे कि आपकी मेंटल स्टेट है घिसी पिटी, वैसा ही घिसा पिटा कंटेंट कंज्यूम करके फिर उसको स्टेटस पे डालते हैं कि देखो हम तो नेगेटिव है ही, और माहौल में और नेगेटिविटी और फैलाएंगे। ये भी कंडीशनिंग है, ये भी कंडीशनिंग है। इसीलिए वो कंज्यूम करो जो बनना चाहते हो, वो नहीं जो हो। जो हो वही तो दुख का कारण है। कंज्यूम दैट जो बनना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए दीदी इसी क्या बात। कंडीशनिंग नहीं है? क्या? क्या कंडीशनिंग नहीं है? यही तो ढूंढना है, क्या कंडीशनिंग नहीं है। यही तो मेन काम है, काम ही यही है मेन, वो ढूंढना जो कंडीशनिंग नहीं है भाई। झोला झंडी लेके चलो, तभी पता चलेगा कि कंडीशनिंग क्या नहीं है। जो कंडीशनिंग है या जो कंडीशनिंग नहीं है, कंडीशनिंग है तो वो तो इजी पता लग जाता है। अरे मानस भाई ये कह रहे हैं जो नहीं है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मानस भाई तो वही लेंगे ना जो कंडीशनिंग नहीं है। हाँ फंस गए हैं भाई हम। ठीक है।
कह रहे मैं आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद शौक में चली गई थी। भाई इसलिए बहुत जरूरी था आज का और कल का सेशन करना। आज मैंने पूरा लाइन चेंज किया है, अदरवाइज लेटर लेना था, लोगों के क्वेश्चन लेने थे, लेकिन मुझे पता चल गया कि भाई एंजाइटी लोगों को परेशान कर रही है, तो इसलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मीनू दीदी, जब भी आप थ्रॉट चक्र पर आओ धीरे धीरे तो उस पर बहुत डिटेल में बात करना, क्योंकि मेरा जब इम्पैक्ट होता है थ्रॉट चक्र तो वो 2-3 दिन तक रहता है, बहुत पेन। उसको भाई थ्रोट चकरा भी है, लेकिन थोड़ा भू करके कम रोया करो ना, अपने आप को रोने का इतना मौका मत दो, अपने आप को पहले संभाल लिया करो। अब तुम गला फाड़ फाड़ के रोओगे तो सारे चक्कर ही रोएंगे। मैम ये आई जो थिंक चक्र जब हेलो डिस्टर्ब हो जाता है तब थ्रोट चक्र अपने आप खुल जाता है। हेलो हाँ जी बोलिए। ये जो हम आइडियोलॉजी सुन रहे होते हैं सामने वाले से, कोई भी इंसान है, फिलोसोफर है, तो उसके मूड पे भी तो डिपेंड करती है ना कि उसने किस मूड में कही है वो बात, क्योंकि कंटेक्स्ट तो एक चीज हो गई कि है ना सामने वाले ने किस माइंडसेट के साथ पूछा। क्योंकि जैसे एक टाइम पे है ना मैं ओशो को सुनता था, तो ओशो से किसी ने सवाल पूछा कि है ना शराब की आदत कैसे छुड़ाई जाए, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो शराब बहुत बुरी चीज है, ये होश खो देता है इंसान इसमें, और ये जो है ना ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाती है, तुम होश में रहा करो। फिर एक दिन उनसे किसी और बंदे ने शराब का सवाल पूछा, तो उस दिन वो बड़े अच्छे मूड में तो बोले अरे रोज पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मौज लो, रोज लो। ठीक इसीलिए है पता है क्या तो है, इसीलिए पता है कार्तिक जी क्या है, किसी को अपना गुरु बनाओ तो उसको फिर एक्सटेंसिवली सुनो, सेलेक्टिवली नहीं। किसी को, क्योंकि मैं भी, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जिस दिन मेरे को लगता है, बात जिस दिन की नहीं है, बात है पूछने वाला मेरे को इंसान की एनर्जी कैसे लगती है। अगर मैंने कई बार ऐसे किया है, जैसे कि पिछले महीने सेशन में 2-3 ऐसी बच्चियां थी जो बहुत ही एंशियस थी, मुझे पता था मैं इनको कोई भी जवाब दे दूं इनको रिसीव तो करना नहीं है, ठीक है, मैं इनको कितना भी एक्सप्लेन कर दूं ये समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि अभी ये शांति नहीं हो पा रही है। इस तरह की पर्सनालिटी को शांत होने के लिए सेशन में 2 या 3 महीना रहना पड़ेगा, उसके बाद ये शांत होगी और ये कुछ रिसीव कर पाएगी। तो मुझे पता है इसके ऊपर मैं 10-15 मिनट लगा भी दूंगी तो कोई बेनिफिट की चीज नहीं है, तो मैं उसको हल्का सा आंसर दूंगी कि आप शांत रहो, आप अफर्मेशन करो, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है रिसीविंग मोड में। इसीलिए अगर जिस दिन ओशो बहुत एक्सप्लेन करके कुछ समझा रहे हैं, तो शायद सामने वाले के क्वेश्चन को या उसकी एनर्जी को या समहाउ उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो एक लिमिटेड इन्वायरमेंट की है ना, हमको पूरे इन्वायरमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसा ही है कि जिस दिन ये बोला जा रहा है ना कि खूब पियो, उस दिन बात या माहौल या क्वेश्चन या जो इंसान क्वेश्चन करने वाला कुछ अलग रहा होगा, और जिस दिन ये बोल रहे हैं कि आप अपने होश में रहो, उस दिन कुछ और रहा होगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हो, अगर आप किसी के थॉट प्रोसेस को जान रहे हो, तो कंटिन्यूअसली फॉलो करो, टुकड़ों में नहीं, ताकि आपको समग्र समग्र पहचान हो पाए, एक कंपोजिट आइडेंटिटी आपको उस इंसान की मिल पाए कि ये इंसान बातें करता किस तरीके से है। अब मैं लल्ला लल्ला करती हूँ, कोई नया नया इंसान आएगा बोलेगा मैडम बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, छोरा होने की बातें करती रहती हैं। अब इनको क्या पता कि लल्ले का इजाद आज से 3 महीने पहले हुआ था, जब हम मानस भाई को समझाया करते थे, ठीक है, कि हम हमारा कोई कॉन्टेक्स्ट था, हम चीजों को डिस्कस करते थे, समझाते थे, उसके बाद फिर हमारी ये एक तरीके से भाषा तंज कसने की भाषा बन गई। जो लोग इस महीने आए उनको नहीं पता होगा इस बात का, लेकिन हाँ अगर यही लोग शायद महीना 2 महीना हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि ये तंज कसने का, सरकाज़म करने का एक तरीका है। तो किसी को सुन सुन रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना यूपीएससी में करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के करो, ताकि तुमको समझ में आए सामने वाले की आइडियोलॉजी क्या है। विजन के करंट अफेयर कर रहे हो तो विजन के ही करंट अफेयर करो। ऐसा नहीं है फिर बाजीराम की तुम सोसाइटी कर रहे हो, तुम इंटरनेशनल रिलेशन किसी दृष्टि आईएएस से कर रहे हो, क्योंकि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही न्यूज को इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ न्यूज लगा सकता है, एक ही न्यूज को इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट में डाल सकता है। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी एक खबर को पॉलिटी में डाल सकता है, दूसरा उसको गवर्नेंस में डाल सकता है। तो तुम 4 जगह हाथ पैर मारने की बजाय एक ही कोचिंग के इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर को ऐसे फॉलो कर लो, समग्र रूप से, कंपोजिट रूप से, तो तुम्हारे लिए आसान होगा। अब तुम टुकड़े टुकड़ों में किसी को सुनोगे तो तुमको उसका पूरा आइडिया फिलोसफी समझ में नहीं आएगा। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं कह रही कि पूरी रियलिटी को डिफाइन करता है, बट इट इज ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव।
इसीलिए मैं लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि भाई बहनों किसी की भी वीडियो ना देखा करो, हमारा काम बढ़ जाता है, हम टॉपिक से हटके फिर उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। अब आप जाके किसी बाबा को देखाए, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखाए, फिर हमारा काम बढ़ गया। अब मैं आपको डाउट में छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर हम सेशन में किसी चक्कर को ठीक करने चले थे, बात चक्कर तो वही रह चक्कर तो वही रह गया, कुछ और ही एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। वो चक्कर बैठा इंतजार कर रहा है भाई एक मीनू जी वो कार्तिक जी को एक बात बताई थी, वो जो शराब वाली बात कह रहे हैं, ओशो ने ये बोला था कि तुम शराब भी पी रहे हो तो पूरा कॉन्शियस होके पियो, मतलब ये नहीं कि तुम पूरा कॉन्शियसली एक एक सिप लेके कि तुम्हें कैसे नशा हो रहा है तुम खुद ही शराब छोड़ दोगे, ये था पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट। देखो कार्तिक जी ढंग से नहीं सुनते हैं, ये बंदी करेक्ट कर रही है आपको। लड़के बस और पीने का दीदी सुनते हैं, एक्सटेंसिव छोड़ने का नहीं। अभी लड़ो आप दोनों लोग, हमको मजा आएगा। और दीदी एक्सटेंसिवली मतलब लगातार हाँ लगातार, ठीक है लगातार तीन चार साल पहले पुरानी बात है ये, तो मैंने तब सुना था, उन्हें शायद हो गया मिस इंटरप्रेट हो गया होगा। प्रीति जी माफी मांग रहे हैं। कोई नहीं, दोबारा सुन लेना। मैं तो रोज सुनती हूँ, ओशो को सुन सुन के सोती हूँ मैं। क्या बात है, भरी जवानी ऐसे बीत रही है, देखो ओशो को सुन सुन के, क्या विडंबना है। चलिए बेटी ने हेलो कहनी थी, जरा सुन लो प्लीज, कब से वेट कर रही है आपकी। कौन कौन वेट कर रही है? कौन वेट कर रही है भाई? मेरी बेटी मैम, सलोनी बोल रही हूँ। अच्छा आपकी बेटी का नाम क्या है? अनायशा। अनाहिता। बोलने राधे राधे। हाय मैं बच्चा, राधे राधे, ले बेटा ले, अप्पू ले तू, अप्पू ले बेटा, राधे राधे बाबू, राधे राधे। थैंक यू मैम। ठीक है, तो आप ये आपके बेटी से फिर राधे राधे कवाइए, आज यही बाय करने का तरीका है। हाँ जी ठीक है। माइक ऑफ हो गया। अब नहीं, उनका बच्चे को जब बोलेंगे ना बोलो, उसको तो नहीं बोलेंगे, और जब को मना करके नहीं, अभी नहीं बोला नहीं, अभी हमें बोलना है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।